इवेपोरेशन मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, बढ़िया। इवेपोरेशन, ठीक है, देखो आपने बॉइलिंग पढ़ा होगा। इवेपोरेशन मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, लिक्विड टू वेपर, ठीक है, लिक्विड टू वेपर। जब फेज चेंज होगा, सपोज करो, अरे यार लिक्विड है, लिक्विड से वेपर हमें चेंज करना है, तो लिक्विड से वेपर चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जहां से आप एनर्जी दोगे उसका तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। समझो समझो, जैसे ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, यहां पर आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखा हुआ है, कोई बॉडी रखी हुई है जिसको ठंडा करना है। अब यहां से लिक्विड से वेपर, कोई भी रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो पानी वेपर में कैसे बनेगा, उसको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी कहां से मिलेगा, जिस जगह को ठंडा करना है, जिस जगह को ठंडा करना है, ठीक है। तो अब इसको कर दो ठंडा, अब यहां से हीट निकालना पड़ेगा। जब यहां से हीट निकालोगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सेम मेथड हम लोग लगाते हैं इवेपोरेशन। अच्छा, आपको थोड़ा सा बॉइलिंग और इवेपोरेशन इन सब में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग इवेपोरेशन इन सब का मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा इसमें डिटेल में हम लोग देख लेंगे। तो आप समझ पाए इवेपोरेशन मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब इसको कुछ ना कुछ लेटेंट हीट चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए जिससे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और वो एनर्जी कहां से आएगी, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से। अब जब उसकी एनर्जी निकाल लोगे, किसी की एनर्जी निकाल लोगे, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। वहां से एनर्जी निकालोगे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और वो हमारा क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विच इज इक्विवेलेंट टू, अब जब जहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा, मैंने अभी डेल्टा क्यू बोला था, जहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा वहां से क्या होगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। इवेपोरेट होगा तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट ऑफ इवेपोरेशन, दिस इज हीट ऑफ इवेपोरेशन। अब जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जहां से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा वहां का टेम्परेचर क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, वहां का टेम्परेचर कम कर देगा, ठीक है। अब जब हीट एब्जॉर्ब कर देगा तो इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया, आप कहोगे कि सर रेफ्रिजरेशन है तो रेफ्रिजरेटेड स्पेस से करना चाहिए, बिल्कुल करवा लो, वहां से करेगा तो वहां का टेम्परेचर ड्रॉप कर देगा, मतलब जहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर देगा। अब लोगे कि सर पूरा सराउंडिंग, पूरा यूनिवर्स ले लोगे तो टेम्परेचर, अरे भाई यूनिवर्स की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, फिर उसका टेम्परेचर तो ड्रॉप नहीं होगा। आप एक फाइनाइट बॉडी लो, क्या लो, फाइनाइट बॉडी। फाइनाइट बॉडी मतलब समझ रहे हो, जिसका m इंटू CP कुछ नंबर आए, इनफाइनाइट नहीं आए, ठीक है, ओके। अब देखिए ये यहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे एक्चुअली इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। सपोज करिए ये लिक्विड एटम है, ये हमारे क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड ये हमारे पार्टिकल्स हैं। अब देखो ये जो ये पार्टिकल है ना, सपोज करो ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को ये वाला भी खींचे पड़ा है ना, इस पार्टिकल को ये वाला भी खींच रहा है, इस पार्टिकल को ये भी खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, ये वाला भी खींच रहा है, समझ पा रहे। और ये फोर्स क्या है, कोहेशन। ये फोर्स क्या है, कोहेशन, ठीक है, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला बल, कोहेशन, ठीक है। लेकिन इस मॉलिक्यूल की कहानी बताओ, इनको खींचने वाले बड़ा कम है, ठीक है। ये देखो इस तरफ तो एयर है, इस तरफ एयर है, तो इनको खींचने वाले कम है। सपोज करो ये भी खींच रहे हैं, ठीक है, इनको खींचने वाले कम है, तो इनके पास चूंकि खींचने वाले कम है तो ये धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, यानी कि एनर्जी यहां पे फोर्स ऑफ कोहेशन या अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो इनकी एनर्जी, अरे यार ज्यादा तेज से पकड़ के खींचा रहेगा तो वाइब्रेट नहीं करेगा, और जब वो वाइब्रेट नहीं करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहां पर लेस काइनेटिक एनर्जी, बोलिए लेस काइनेटिक एनर्जी, समझ पा रहे हैं।
जो यहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगा। हाई काइनेटिक, के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। क्यों तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं? इसको देखो, चारों तरफ से पकड़ के खींचा है, इसमें तीन ही तरफ से पकड़ के खींचा है, तो ये इसके पास थोड़ा सा फ्रीडम रहेगा वाइब्रेट करने का, जबकि इसके पास वाइब्रेट करने का फ्रीडम नहीं रहेगा, कम रहेगा। नहीं रहेगा का मतलब कम रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम ये फ्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसी नाते भाई आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हाफ एम सी आर एम एस स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। और सी आर एम एस क्या है? आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब मीन, एस का मतलब स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वेलोसिटी, वेग जिसे बोलते हैं ना, तो CRMS। अब ऐसा क्यों किया? रूट लिया, मीन लिया, उसका स्क्वायर किया, क्यों किया? इसका रीजन यही है कि सबके पास काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी सेम नहीं था, तो सबके पास वेलोसिटी सेम नहीं था, तो सबके पास काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं था। अब उनको इसी नाते मीन लिया गया क्योंकि सबकी वैल्यूज अलग अलग थी। तो अब मानते हैं इसमें कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, सपोज करो ये पार्टिकल यहां से जू जू करता हुआ एकदम तेजी से आया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और इसने, ये यहां पे था, इस यहां पे पहुंचा और इसने क्या किया? इसको धक्का दिया। अब इसको धक्का दिया का मतलब ऐसा नहीं कि ये इंपैक्ट दे रहा, इंपैक्ट दे रहा, इंपैक्ट देने का मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे रहा है। इसने, इस वाले ने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दिया, तो जब इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दिया तो अब तो इसके पास एनर्जी रह नहीं गया। किसके पास एनर्जी नहीं रह गया? ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो मॉलिक्यूल, इसके पास एनर्जी नहीं रह गया। अब क्या होगा? ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया और ये फ्री सरफेस पे है। ये कहां पर है? ये क्या है बच्चा? ये है आपका फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। तो क्या होगा? इसके पास जैसे काइनेटिक एनर्जी आया, ये फटाक से भाग लेगा क्योंकि इसके पास एनर्जी का। अच्छा भाई क्यों भागेगा? पीछे से तीन पकड़ के खींच रहे थे, तो अगर इधर ज्यादा फोर्स लगेगा यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, समझ पा रहे हो? तो इतना ज्यादा फोर्स हो गया कि जो पीछे से पकड़ के खींच रहे थे ये इसको रोक नहीं पाए, तो इस नाते बाहर निकल के चला गया। समझ पा रहे हैं क्या हो गया? बाहर निकल के चला गया। तो जब इसका फोर्स कोहेशन फोर्स यानी कि अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तब जब इसकी एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स की एनर्जी के ज्यादा हो जाएगा तब ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा? लिक्विड तो रहेगा नहीं, फिर ये क्या बन जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेट हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया? ये इवेपोरेट हो गया। समझ पा रहे हो मैकेनिज्म? यहां पर एक मॉलिक्यूल था, इसमें लेस कोहेशन फोर्स है, इसमें ज्यादा कोहेशन फोर्स है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो जब ये बाहर की तरफ आएंगे तो जो ऊपर बैठा होगा यहां पर, इसको क्या करेगा? ढकेल देगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा। अब जब अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा तो ऊपर वाला तो भाग जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला होगा ना, जिसने अपनी काइनेटिक एनर्जी दिया है, उसका एनर्जी तो कम हो गया। तो जब उसका एनर्जी कम हो गया तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि वो दोनों आपस में संबंध रखते हैं। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। किसका टेम्परेचर कम होगा? जिसने एनर्जी दिया है। किसने एनर्जी दिया है? जो नीचे वाला है। समझ पा रहे? तो अब ये इसने, जब इसका टेम्परेचर कम हो गया तो रेफ्रिजरेशन हो गया कि नहीं? टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो ये रेफ्रिजरेशन हो गया। ठीक है, समझ पा रहे? लेकिन आप कहोगे कि सर एक होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग में भी तो हम लिक्विड को वेपर में बदलते हैं, इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं? बॉइलिंग जब होता है ना बच्चा, तो यहां से लिक्विड इसका इंतजार नहीं करता, ये ऊपर वाला केवल नहीं जाता, यहां से चलता है और बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। ये जो है ये बाहर निकलता हुआ चला जाए, किसी का इंतजार नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि ये ऊपर वाला पहले निकले फिर मैं निकलूं, ऊपर वाला पहले निकले फिर मैं निकलूं, नहीं। तो इवेपोरेशन जो है वो कैसा फिनोमिना है? इवेपोरेशन जो है वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल निकलते हैं उसके बाद निकलेगा। समझ पा रहे हैं? अब बॉइलिंग कब होता है? बॉइलिंग पहली बात तो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहा है वाटर, लिक्विड से वेपर बन रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे।
यहां क्या होगा, उससे कम भी टेम्परेचर रहेगा ना तो भी इवेपोरेट कर जाएगा। बिलो, जब आपका इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से कम पर भी यहां पर इवेपोरेशन हो जाएगा। दोनों में समझ पा रहे हैं अंतर? बॉइलिंग में क्या होगा, इसको एनर्जी मिला ना तो ये दूसरे को छोड़ो, ये अपने आप बाहर निकलने की कोशिश करेगा पूरे वॉल्यूम में एक साथ भाग, और ये बहुत तेजी से होगा। बॉइलिंग क्या है, बहुत तेजी से होगा। इवेपोरेशन धीरे 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 धीरे, और इवेपोरेशन में केवल सरफेस वाला बाहर निकलेगा, उसके नीचे वाला नहीं। उसके नीचे वाला काइनेटिक एनर्जी देगा, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर जिसको मिला वो ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे वाला काइनेटिक एनर्जी देगा, फिर ऊपर, इस तरह से बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। और वो हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है तो इस नाते इनका टेम्परेचर कम होता जा रहेगा, और इस नाते रेफ्रिजरेशन हो रहा है। क्लियर है? इस नाते हमारा क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन हो रहा है। पक्का? तो दिस इज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। हमारा क्या है, इवेपोरेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। रिपीटिंग वंस अगेन, यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इनका कोहेसिव फोर्स कम है, लेकिन इनके पास कुछ मॉलिक्यूल के पेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो जू यानी कि ऐसे वाइब्रेट करता हुआ ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आके इनको धकेलेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी इनको देगा, और इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, ये भाग लेगा। यानी कि भाग लेने का मतलब क्या, लिक्विड से वेपर में बन गया। क्यों बना, काइनेटिक एनर्जी मिला, उस एनर्जी को यूज करेगा और ये क्या कर देगा, वेपराइज हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब जिसने एनर्जी दिया उसका एनर्जी कम हो जाएगा तो वो तो ठंडा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो वो ठंडा हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इसका बहुत जगह पे एप्लीकेशन, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसका बहुत जगह पे एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। देखिए, एक एप्लीकेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ये देखिए, जैसे आपके पास मटका है, ये मिट्टी का मटका है, और यहां पर हमारा ये कोई स्टील का यानी कि मेटल का मटका है। अब बाहर इसके अंदर पानी भरा होगा, ये देखो छोटे छोटे होल हैं, ये छोटे छोटे क्या हैं, होल हैं, होल बने होते हैं। यहां पे क्या होल होगा, यहां पर होल नहीं होगा, मेटल में होल नहीं होगा ना, प्लास्टिक का कोई बॉटल रहेगा तो होल नहीं होगा ना, तो उसमें से पानी बाहर थोड़ा निकल पाएगा। अब देखो इसके पास कुछ ना कुछ, भाई इसके पास पानी होगा, इसमें पानी भर दो अंदर। अब जब पानी भरोगे अंदर तो कहीं ना कहीं ये देखो, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स इस घड़े में सरफेस से कांटेक्ट होंगे कि नहीं। अरे यार, ये अगर घड़ा है, देखो ये घड़ा है, तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस से कांटेक्टेड में। अब जो इनके अंदर वाले मॉलिक्यूल है, ये इनको एनर्जी देंगे, इनको एनर्जी देंगे, इसको एनर्जी देंगे, इसको एनर्जी देंगे, और ये कहेंगे कि भैया मुझे एनर्जी दो और मैं बाहर निकलूं, ये एनर्जी दो और मैं बाहर निकलूं। समझ पा रहे हैं? सेम कॉन्सेप्ट। अब इनको अगर बाहर निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो ये वेपराइज थोड़ा ना हो पाएंगे, लिक्विड से वेपर थोड़ा ना बन पाएंगे। लेकिन अब यहां पे होल है, पोर्स है, उनमें से ये बाहर निकल जाएंगे, उनमें से बाहर निकल जाएंगे। तो जब ये बाहर निकल जाएंगे तो लिक्विड से क्या बन जाएगा बच्चा, वेपर बन जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो चूंकि जिसने निकाला है, मतलब उसके अंदर वाला जो मॉलिक्यूल जिसने इसको धक्का देके अपनी काइनेटिक एनर्जी देके बाहर निकाला है, उसका एनर्जी कम हो गया और पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और इनके साथ क्या होगा, इनके पास होल नहीं है कि ये बाहर निकल पाए। समझ पा रहे हैं? जबकि इनके पास होल है तो ये इजीली बाहर निकल जाएंगे। और इसका जो इवेपोरेशन मेथड है रेफ्रिजरेशन का, इसका यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। इतना ही नहीं, ये तो कहोगे कि वो तो बहुत ओल्ड मेथड है, कुछ एडवांस मेथड भी जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको तो यूज भी कर रहे हैं, और भी मेथड्स हैं जिनका यूज कर रहे हैं इवेपोरेशन टेक्निक का। आगे हम लोग देख रहे हैं, देखिए और एग्जांपल्स देखिए। अगर सपोज करिए आपने कोई स्पिरिट रख दिया, ठीक है, स्पिरिट यहां पर, अब क्या करेगा, ये स्पिरिट है, ये देखिए ये स्पिरिट है, इस स्पिरिट को एनर्जी कहां से मिलेगा, जो हाथ है आपका सरफेस ना, वहां से एनर्जी को खींचेगा, वहां से क्या करेगा, एनर्जी को खींचेगा। तो जब ये एनर्जी हाथ की एनर्जी को खींचेगा ना बच्चा, हाथ की एनर्जी को खींचेगा, तो जो पानी है, पानी का ड्रॉप, स्पिरिट का ड्रॉप, इसने एनर्जी कहां से लिया, हीट कहां से लिया बच्चा, हाथ से, हाथ के सरफेस से। तो जब ये एनर्जी हाथ के लिया तो ये तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो एनर्जी कहां से लिया, हाथ से, तो हाथ का सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसी नाते अगर आप इस पे स्पिरिट डालो थोड़ी देर के बाद आपको जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या महसूस होगा, ठंडा। स्वेटिंग होता है, आप कपड़े पहने होते हैं गर्मी में कपड़े पहने होते हैं, स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग होता है तो बहुत पसीना होता है, पसीना हो रहा है तो क्या होता है, जब आती है मतलब वो बॉडी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब वो इवेपोरेट होता है तो आपको कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है आपकी बॉडी को ठंडा, क्योंकि एनर्जी आपकी बॉडी से लिया गया है, एनर्जी आपकी बॉडी से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे डेली लाइफ में कुछ एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही मतलब वो तो बड़े ओल्ड मेथड्स हैं जिसको यूज कर रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ में हम लोग कुछ और भी मेथड्स हैं जिनका यूज कर रहे हैं। जैसे ये देखो डिजर्ट रूम कूलर, आपने कूलर यूज किया होगा, यहां से देखो एयर आ रहा है एटमॉस्फेयर से, ये एयर वार्म है, हॉट एयर है, दिस इज वार्म एयर, ये हमारा कैसा एयर है, वार्म एयर है, गर्म हवा है। ठीक है, अब इसके पास एनर्जी होगा यार, वार्म एयर है तो जो पार्टिकल है ना वो ऐसे ऐसे मतलब घूम रहे होंगे, इन्हें किसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा है तो यानी कि टेम्परेचर भी इसका ज्यादा होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर वार्म एयर आ रहा है, हाई टेम्परेचर वार्म एयर, गर्म हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, अब उसको ठंडा करना है। तो ठंडा करना है तो क्या टेक्निक है भाई, कोई चीज गरम गरम आ रहा है, कोई चीज गरम गरम आ रहा है तो इसके हीट को निकाल लो, इसके हीट को निकाल लोगे तो ये हो जाएगा ठंडा। तो हीट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर पानी डालो, आप इसके ऊपर क्या डालो, पानी डालो, ये देखो। तो जैसे ये पानी इस एयर के कांटेक्ट में आएगा ना तो पानी को चाहिए एनर्जी, क्या करने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए, पानी को चाहिए एनर्जी, क्या करने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए। देखो पानी इस गर्म हवा पे आया, एनर्जी लिया, एनर्जी कहां से लिया, गर्म हवा से, और खुद क्या हो गया, लिक्विड था, खुद किस में बदल गया, वेपर में। अब एनर्जी कहां से लिया, एयर से, कौन से एयर, हॉट एयर। तो जब हॉट एयर से एनर्जी लोगे तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कोल्ड एयर, ये कूल एयर या कोल्ड एयर, है ना, दिस इज ठंडा हवा। आपने देखा होगा ना ये हनीकम्ब स्ट्रक्चर यूज करते हैं, यहां से हमारा पानी ऐसे गिरता है, एयर उसी में से पास होता है, तो एयर उसी में से पास होता है तो क्या करेगा, पानी उस एयर पे जाएगा, उस एयर के कांटेक्ट में आएगा तो पानी को चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी कहां से मिलेगा, गर्म हवा देगा। तो जब गर्म हवा पानी एनर्जी दे देगा तो उसकी एनर्जी खुद की कम हो जाएगी, कौन सी एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, उसका टेम्परेचर भी कम होता है। अच्छा आप कहोगे कि सर ये काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिश्ता है क्या, बिल्कुल। अगर गैस है तो देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये आपके लिए इसेंशियल नहीं है, बस नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, ये कोई जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं अगर CRMS जो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज अंडर 3RT/m, है ना, आप थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज को पढ़ाओगे। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास हाफ mv² CRMS स्क्वायर, तो जैसे इसको स्क्वायर करोगे ना बच्चा तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, तो कहोगे कि सर हाफ m और ये हो गया 3RT/m, ये m जो है कैपिटल है, मॉलिक्यूलर मास। हाँ ठीक है, ये सब आपको जरूरत नहीं है ना, बस क्या पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना बच्चा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी वार्म है, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है। ये ठंडा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी घट गया, तो जब काइनेटिक एनर्जी यहां पे घट गया ना बच्चा तो क्या हो गया, टेम्परेचर भी घट गया। समझ पा रहे हैं, क्लियर होगा। तो ये कैसा है, वी आर यूजिंग इवेपोरेशन मेथड, इवेपोरेशन मेथड का विधि का यूज करके हम लोग कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है।